तो इलेक्शन यात्रा में आज शहर है कौन सा? दौसा, दौसा, दौसा। बहुत स्वागत है आप सभी का जन गण का मन इलेक्शन यात्रा टाइम्स नाउ नवभारत पर। और यहाँ अभी जिस वाहन में मैं बैठा हुआ हूँ, ये आप जानते होंगे वैसे ये कैसा वाहन है, कौन सा वाहन है ये वाहन? इसका नाम है जुगाड़। हाँ, यही कहलाता है जुगाड़। और ये अगर आप दौसा और आसपास देखेंगे तो बहुतायत में यहाँ के श्रमिकों, किसानों की तरफ से माल ढोने के लिए बड़ी तादाद में इस्तेमाल होता है। और ये करसन जी हैं, इनका नाम करसन मीणा है। इनसे हमने गुजारिश की कि जरा जुगाड़ को भी महसूस होने दीजिए हमको, ये क्या होता है। ये जुगाड़ कितने में बनता है? 2 लाख में। बहुत महंगा है। इसमें रुपए का बनता है। तो इसमें कहीं का कुछ जोड़ा है आपने, कहीं की स्टीयरिंग, कहीं का ये डीजल इंजन। तो ये इतनी अलग अलग चीजों को जोड़ के 2.5 लाख रुपए में ये बनाते। पहले कितने का बनता था? पहले लाख रुपए का। पहले लाख, कितने साल पहले लाख रुपए में बनता था? 2 साल पहले। तो 2 साल पहले ये जो जुगाड़ के बारे में आप जानते होंगे, ये वैसी कोई गाड़ी नहीं है जो फैक्ट्री से बनी हुई बाकायदा गाड़ी निकलती है। ये वैसी कोई गाड़ी नहीं है जिसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जुगाड़ होता है। लेकिन अब जब देश की सियासत को आप देखते हैं तो चीजें इस देश में तो आप जानते हैं बहुत सारी जगहों पर जुगाड़ की बात और जुगाड़ की तरकीब अपनाई जाती है। लेकिन पॉलिटिक्स और देश की सियासत अब कितना जुगाड़ से बाकायदा होने की तरफ, सिस्टमेटाइज होने की तरफ बढ़ रही है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को आपने सुना है तो गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि जब कमजोर सरकारें होती हैं उनमें पॉलिटिकल विल नहीं होती। और फिर उसके बाद आज जो मजबूत सरकार आप देख रहे हैं, जो आतंकवादियों को घुसकर मारती है उनके घर में, वो तभी हो पाता है जब उसमें पॉलिटिकल विल होती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, इन लोगों ने जाना ही नहीं। एमएसपी की बातें करते हैं, एमएसपी दे नहीं रहे हैं, आतंकवादी और उनको अपराधी तक करार देते हैं। आज जमकर पलटवार हुआ है। तो ये लोकतंत्र का महोत्सव है और यहाँ थिरकते हुए लोगों को देखिए आप। लोकतंत्र के महोत्सव में तो कम से कम किसी चर्चा की शुरुआत फीकी और बदमजा नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इसकी थाप पर दोनों ही तरफ के लोग नाच रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों। और मजे की बात यहाँ एक और है जो मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का नाम है कन्हैया लाल मीणा। और आप जानते हैं कन्हैया को ही, भगवान कृष्ण को ही मुरारी भी कहा जाता है। और वो मुरारी लाल मीणा उधर कांग्रेस की तरफ से इस बार यहाँ ताल ठोक रहे हैं। तो हैं कृष्ण ही जो दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए, अब मंच की तरफ ले जाने से पहले आपको बता दूं कि ये गौरव है। गौरव, आप सुरों को वैसा ढालिएगा जैसा मूड मंच पर चल रहा हूं। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आगे मैं आपको मंच की तरफ ले आता हूं। देखिए हमारे मेहमान, आज यहाँ बहुत तेज धूप के बाद थोड़ी छाया, और मुझको लगता है ये आप लोगों की ही है माया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर थोड़ा आपने कम से कम छाया कराया। विष्णु चेतानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। परमानंद शर्मा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रामजी लाल ओड इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। और जगदीश शर्मा जी भी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए मौजूद हैं। और आइए सबसे पहले ये समझते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कल रोड शो के लिए पहुंचने वाले हैं, वहां आज पॉलिटिकल मूड कैसा है, जरा ये समझने की कोशिश करता हूं। दौसा क्या सोच रहा है विष्णु जी? दौसा ही नहीं, पूरा राजस्थान और पूरा देश एक ही बात सोच रहा है। और जहां से भी आवाज आ रही है कि दौसा वाले बताएंगे, जहां से भी जनता की पुकार आती है, जहां से भी कार्यकर्ता पुकारता है कि मोदी जी चाहिए, निश्चित रूप से मोदी जी 24 घंटे में से 20 घंटे मेहनत करने वाले नेता है। पिछले 22-23 वर्षों में उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। वो शायद विदेश में छुट्टियां मनाने और बर्थडे मनाने, बर्थडे केक काटने नहीं जाते। वो सदैव अपने देश की जनता के बीच में रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूरी हमदर्दी के साथ में कहता हूं, आप अपना जोश बचाकर रखिए, क्योंकि किस क्षण कौन नेता आपका तुरंत पलटी मारकर, क्योंकि नेता मौसम वैज्ञानिक भी होता है। अभी पूरे देश में एक ही वातावरण है, अभी पूरे देश में एक ही वातावरण है कि कांग्रेस के जो 50-50 साल से नेतृत्व था वो छोड़कर भाग रहा है। ठीक है सर, और आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी में जगह चाहिए कि यहाँ नेता मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं और कांग्रेस से भगदड़ मची हुई है।
आप तो हैं ना रामजी लाल जी अभी इसमें? देखिए, मैं आपसे निवेदन कर दूं, अभी जो बात चल रही थी, आपने पूछा दौसा का माहौल। दौसा का माहौल इस बात से साबित होता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लालसोट में आते, मीटिंग फेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी बैराउंडा में आते, मीटिंग फेल। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दौसा में आएंगे रोड शो करने के लिए, वो भी आपको नजारा देखने को मिलेगा। नहीं, आपने कैसे तय किया कि मीटिंग फेल हुई? देखिए, आप लोग ही बताते हैं, हम नहीं बताते। क्या मीटिंग फेल हो गई यहाँ पर? बताते हैं इन दो बड़े नेताओं की। ये जनता क्या कह रही है? आप लोग ही बताते हैं, हम नहीं बताते। मीडिया बताता है, कुर्सियां खाली बताता है, चाहे बैराउंडा की हो चाहे लालसोट की, ये हम नहीं बताते। दूसरा निवेदन मैं कर दूं आपसे, अभी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता, अभी आप कह रहे थे कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति जो चाहे कांग्रेस का था चाहे विपक्ष में था, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों कर रहा है? कल ईडी का छापा पड़ा, उनके केस बने और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, दूध का धुला हो गया। इससे बड़ी लोकतंत्र में कोई ध्रुवी नहीं हो सकती कि देश में। एक सेकंड, ये आपने जो बात कही है बड़ी महत्वपूर्ण है। ये बात महत्वपूर्ण है सर, ये खो ना जाए कहीं। परमानंद जी, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कौन सा डंडा चला रहे हैं? ईडी और सीबीआई को क्या आपने वाकई अपना औजार बना लिया, जिसकी वजह से विपक्षी भागते हुए आपके पास आ रहे हैं? देखिए, ये ईडी और सीबीआई ये अपना काम कर रही है। ये जो गलत काम कर रहे हैं लोग, और ये जो भीड़ अभी सामने खड़ी है और जिस नेता का नाम ले रही है, उसको ये पता ही नहीं है कि जनेऊ कहाँ पहनी जाती है। वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है और अपने आप को साबित करना चाहता है। ईडी पहले भी काम करती थी और ईडी अभी इस ढंग से काम कर रही है कि इनकी सूची इतनी लंबी हो गई, उस सूची को देखकर ईडी वालों से रहा नहीं जा रहा और जा जाकर उन लोगों के उस सारे कारनामों को और वो पब्लिक के सामने ला रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कि ईडी से घबराकर और जेल में बंद होने के बाद भी वहां अंदर बंद नेता ये सोचता है कि मैं वहीं से और सरकार चलाऊं। नहीं, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो मैं खोने नहीं देना चाहता। इन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी रैली में कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार पर हमला कर रहा हूं और इंडी गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं। जगदीश जी, ऐसा है क्या? ऐसा है। हेलो जी, ये सही है कि इस समय जो देश का माहौल है उसमें ईडी अपना कार्य कर रही है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईडी, जैसे कि हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर जब छापा पड़ता है और कुछ दिन बाद में ही हम देखते हैं कि वो व्यक्ति अगर पार्टी चेंज करके बीजेपी में चल जाता है तो वो ईडी का कार्य क्यों बंद हो जाता है? ये शंका की बात होती है। कार्य चलता रहना चाहिए, अगर कोई भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो चेंज होते ही कैसे वापस चेंज हो जाता है, ये थोड़ा शंका की दृष्टिकोण से देखा सर। लेकिन एक बात और बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, जनता से भी, कि जनवरी से लेकर अभी तक 8,500 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है। इनके सबके घर में ईडी और सीबीआई तो नहीं पहुंचे थे? देखो, ऐसा है कि ये जनमानस है, ये जनमानस है। जनमानस में हर आदमी को अधिकार होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में जाने का अधिकार है। लेकिन जिनके घर पे ईडी का छापा पड़ गया और वो छापा पड़ने के बाद में या उनको नोटिस आने के बाद में जाते हैं, वो संज्ञा के दायरे में आता है। नहीं, लेकिन एक बात अभी देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से, हालांकि इसके कुछ लोग इंटरप्रिटेशन, प्लीज अव्यवस्था मत फैलाइएगा, कुछ लोग इसका इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि केवल विपक्षियों पर कार्रवाई हो रही है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे कि जितनी इन दिनों कार्रवाइयां हम देख रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर, इससे पहले मुझे याद नहीं कि इतने ताबड़तोड़ ईडी और सीबीआई एक्टिव होकर कब काम कर रहे हो। क्या भ्रष्टाचारियों पर काम करने के लिहाज से, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने के लिहाज से, क्या वो काम जो पहले कभी नहीं होते थे उसमें निर्णायक काम करने के हिसाब से आज की सरकार काम कर रही है, इससे पहले नहीं हुआ? क्या इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि नहीं? विष्णु जी,
वास्तव में आज तक जितने आतंकवादी होते थे उनकी तरफदारी करने वाले लोग सत्ताओं में बैठे होते थे। और भ्रष्टाचार की जो बातचीत कर रहे हैं, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के मित्रों से, अगर पाक साफ है, आपका विश्वास न्यायपालिका में, ईडी तो किसी को सजा नहीं दे रहा, न्यायपालिका में विषय जाएगा तो क्या कांग्रेस का नेतृत्व यह स्वीकार कर रहा है कि हमें न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? सर, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गिरफ्तार होने के बाद, पब्लिक गेयर में आने के बाद लोगों की जो थुक्का फजीहत होती है, उनको बगैर कहे जो अपराधी माना जाता है, और कन्विक्शन रेट भी आप देखिए, जितने लोग पकड़े जाते हैं और उसमें कन्विक्शन रेट के हिसाब से, क्या आप मानते हैं कि विपक्षियों की जो शिकायत हो एकदम निराधार नहीं है? मुझे लगता है कि विपक्ष को दोबारा गिरेबान में झांकना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश करना ही होता है, और किसी की भी जमानत न्यायालय स्वीकार नहीं कर रहा। इसका मतलब जब तथ्य होते हैं तभी न्यायालय उसकी जमानत स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि ईडी सीबीआई मान लीजिए किसी पर कार्रवाई कर भी दें, अगर वो निर्दोष है तो न्यायालय पर तो आप लोगों को भरोसा है ना कि न्यायालय वो छोड़ेगी उन लोगों को, तो फिर ईडी सीबीआई का क्यों आप लोग रोना रहते हैं? जरा ये भी पूछते हैं सर, ये इस बात का जवाब। ये सही है। हाँ, बोलिए, आवाज जा रही है। हम न्यायालय पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं आपसे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक निर्देश दिया इलेक्ट्रॉन बोर्ड को ओपन करने के लिए। सरकार ने दबाव डाला, 4 महीने का समय दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया, फिर 15 दिन में उन्होंने जवाब दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया, फिर उन्होंने 3 दिन में बात बताई, तो सर एक बात वो भी नहीं बताई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि न्यायालय पर हमें विश्वास है, न्यायालय पर हमारे विश्वास है या सत्ताधारी पार्टी को विश्वास है? मैं कहता हूं आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सर, विश्वास करती है। ठीक है, आपकी बात का जवाब। इस देश में जिस दिन तक इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आए, उससे पहले तो सब कांग्रेस के कार्यालय में चेक से चंदा आता था। ये ठीक बात है ना? मैं ठीक कह रहा हूं ना? इस देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, इसलिए एक व्यवस्था लागू हुई, और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार में है, अब 17 राज्यों में हमारी सरकार है। कांग्रेस का नेतृत्व जवाब दे जरा, उसे कहां से चंदा मिला है? मैं एक बात और जानना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने ये कहा हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए? ये भी मैं आप लोगों से जानूंगा। जरा एक राउंड में जरा जनता के बीच में जाना चाहता हूं। इसमें हालांकि आप जानते हैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी मौजूद है, लेकिन सबकी राय लेना बहुत जरूरी है। जरा आप लोगों की बात नहीं, पहले आप अपनी बात। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या कांग्रेस को चंदा नहीं मिला? सभी मिला है, लेकिन कांग्रेस को चंदा कम मिला है, बीजेपी को सबसे ज्यादा। बीजेपी गाय माता खाने वाली बीफ का कमीशन बीजेपी ने लिया है। कोरोना वैक्सीन देने लागू नहीं था, लेकिन चंदा खाने वाले गाय को माता खाने वालों ने कमीशन लिया। अनुशासन का एक दिन का वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन लागू थी क्या इंडिया में? कोरोना वैक्सीन लागू थी इंडिया में? बीजेपी ने चंदा लिया, लागू कर दिया। अटल बिहारी के अस्थियों का व्यापार किया इन्होंने, ये बीजेपी के काम है। बीजेपी ने लोन पास किया 500 करोड़ का और चंदा ले लिया 410 करोड़। जो भी दिया उसका पूरा हिसाब दिया है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। नहीं दिया हिसाब नहीं दिया इन्होंने, हिसाब कुछ नहीं दिया। ये डर रहे हिसाब देते हुए। मोदी जी की जो गारंटी की बात करते हैं, यशोदा बहन को जो गारंटी दी थी वही फेल हो गई। देश की मोदी ने जो भी किया सब एक नंबर काम किया है। आज मोदी सरकार के आगे सब फेल है। मोदी गारंटी नहीं है, मोदी खुद गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया, इलेक्ट्रिक बोर्ड किया, वो पारदर्शिता के लिए है। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पैसा चाहती थी, तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड देके हमने पारदर्शिता का काम किया है और शुद्ध पूरे भारत में लोकतंत्र बहाल रहे, इसके लिए। एक शेर के चक्कर में सारे चोर ढोर एक जगह हो गए। सभी दल मिलकर दलदल बनाएंगे और हम उसमें कमल खिलाएंगे। भारत माता की। भाजपा सरकार में गरीबों को अनाज है, जो भी है, सब चीजें टाइम टू टाइम मिल रही है। कांग्रेस सरकार में
10% जनता को मिलता था, 90% कांग्रेस के नेता। नवरात्रा चल रहे हैं, मोदी जी की थीम है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके आधी आबादी नारी शक्ति को सलाम किया और उनको उनका अधिकार दिया। जबकि इंडिया गठबंधन की क्या थीम है कि सनातन धर्म में, हिंदुत्व में एक शक्ति नाम है, उस शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दौसा की पब्लिक मतदान करेगी और नरेंद्र मोदी को मजबूत करेगी। मोदी जी ने कोई जातिवाद नहीं किया, सबको एक छत के नीचे। भाई साहब, लेकिन वो तो सब ठीक है, लेकिन आप प्लास्टर बांध के यहाँ पहुंचे हुए, खड़े कैसे हैं आप इतने दर्द में? ये देखिए, इनके पैर में प्लास्टर है। और ये देखिए जरा करीब आइए, ये लिखा हुआ है 400 पार, वोट फॉर बीजेपी। यहाँ लिखा हुआ है जावेद खान, बीजेपी। जावेद खान नाम है आपका? अरे जावेद भाई, तो ये क्या आपने, पहले तो ये पैर को क्या हो गया आपके? एक्सीडेंट हो गया था और मुझे आज मालूम चला कि नव भारत। तो यहाँ तो लोग ये समझते हैं कि आप जिस तबके से, कम्युनिटी से आते हैं, वो उसके सब खिलाफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कोई जातिवाद करके योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे। 1.5 लाख रुपए घर बनाने के नहीं दे रहे, वो हिंदू मुसलमान करके थोड़ी दे रहे। अन्नपूर्णा योजना दे रहे, किसी हिंदू मुसलमान करके थोड़ी दे रहे। मुद्रा लोन दे रहे, किसी हिंदू मुसलमान करके थोड़ी दे रहे। राशन दे रहे, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान थोड़ी कर रहे हैं। आज मोदी जी किसी जाति धर्म को देख के नहीं दे रहे, और हम सब एक मुस्लिम समाज और पूरा भारतीय। लेकिन ये इनके जज्बे को आपको सलाम करना चाहिए। लोकतंत्र के महोत्सव में नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी वो किसका समर्थन कर रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन देखिए इस तरीके से पैर में चोट के बावजूद यहाँ पहुंचना, अपनी बात लो। अरे वो देखिए, वो देखिए, वो कह रहे हैं हमारा पैर भी देखो, हमारा भी तो देख लो। ये आपको क्या हुआ साहब? अरे अरे, आराम से आराम से आराम से आराम से, क्या हो गया? अरे सर, आराम से आराम से, ये क्या हुआ आपको? एक्सीडेंट हो गया था और मोदी ने, वो कह रहे हैं कि नीतियां धर्म देख के नहीं बन रही। आएगा ना। अरे नीतियां धर्म देख के बन रही है क्या? नीतियां धर्म देख के बन रही है। हाँ बिल्कुल, धर्म देख के ही बनाता है। वो तो जावेद खान कह रहे हैं कि नीतियां धर्म देख के नहीं बन रही। धर्म का सबसे बड़ा सौदागर ही मोदी है। नहीं, यहाँ पे उन्होंने ये तो बता दिया कि उनको भी पैर में चोट है और वो इस बात से सहमत नहीं है कि नीतियां धर्म देख के नहीं बन रही है। उनको लाभ क्यों नहीं? हाँ, आप क्या कहते हैं? 3 तलाक जो मोदी जी ने उसको बंद किया है, उससे क्या मुस्लिम महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा? मोदी जी अगर धर्म के सबसे बड़े सौदागर होते तो मुस्लिम महिलाओं का हित क्यों सोचते? एक बात। दूसरी बात, जो भी उनकी योजनाएं बन रही है वो हिंदू मुसलमान देखकर थोड़ा ना बन रही हैं। ये तो मुसलमान समाज को इनने, आज आप किसी भी कमीशन की रिपोर्ट देख लें, अगर सबसे ज्यादा गरीबी है किसी भी समाज में तो मुस्लिम समाज में है, और सबसे ज्यादा। ठीक। मैं तो शुरू से कांग्रेस ही रहा हूं सर, और तो आपने पाला बदल दिया? मैंने देखा है कि हमारे यहाँ देश के अंदर कांग्रेस ने पहले हिंदू और मुस्लिम के नजर बांटा। अब इनके ऊपर तो कोई ईडी सीबीआई नहीं हुआ, ये तो कांग्रेस के समर्थक रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। अब जरा इसका जवाब भी लूंगा। हाँ बोलिए। पूरा परिवार खानदानी हम कांग्रेस ही रहे हैं, और सबसे पहले गांव के अंदर कांग्रेस का झंडा हम ही लेके बैठते थे। पूरा गांव कांग्रेस के खिलाफ रहता था, हमारा परिवार अकेला कांग्रेस में खड़ा रहता था। लेकिन जब हमने देखा कि कांग्रेस ने केवल मात्र पूरे भारत को देश और धर्म में बांटा, पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाते थे, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाने के बाद आज कांग्रेस हिंदुओं को लड़वा रही है। केवल मात्र आरक्षण वो कभी दे नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने केवल विभाजनकारी राजनीति की है। अभी मंच से बोला गया कि ईडी का छापा पड़ने के बाद लोग वहाँ जाकर उनके पाप धुल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि सुबह का बुला शाम को जब घर आता है तो उसको बुला नहीं कहते, और भगवान की शरण में जाने के बाद में सारे पाप धुल जाते हैं। उसमें बीजेपी में आने के बाद में जो भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भी है और वो बीजेपी में आ गया है तो फिर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो भगवान की शरण में आ गया है। तो भगवान की शरण में आने के बाद सब पाप धुल जाते हैं सर। तो ये तो कह रहे हैं कि अगर उसने कुछ भी किया हो लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लिया है तो उसके पाप धुल गए। मोदी का जादू नहीं चलेगा, बीजेपी दौसा में मोदी का जादू नहीं चलेगा। ये बोल रहे हैं जातिवाद नहीं है, तो राम मंदिर में अपने राष्ट्रपति थी, उनको क्यों नहीं बुलाया? जातिवाद नहीं है तो क्या? भाई बीजेपी की वजह से बेरोजगारी आ गई। हिंदुस्तान के जो प्रमुख मठ है, उनके जो धर्माचार्य है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्म में काम किनका? संतों का। एक साधारण प्रधानमंत्री का क्या काम? राजस्थान के। ये बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपके पास आने वाला हूं। जोश बड़ा हाई है, लेकिन जरा कुछ सवालों का जवाब लेना बड़ा आवश्यक है। ये जो धारणा है विष्णु चेतानी जी कि जिसने कोई कुछ भी किया हो, आपराधिक गतिविधियों में रहा हो, उसने भ्रष्टाचार भी किया हो,
लेकिन वो बीजेपी में आएगा तो वो शरण में आ गया, उसके सब पाप माफ हो जाएंगे, इस तरीके की जो अवधारणा है उसको आप कुछ कहना चाहेंगे? एक भी केस अगर ईडी और सीबीआई में बंद हुआ हो जो पहले खुला है तो मुझे लाकर जरूर बताना चाहिए। निश्चित रूप से अगर वो किसी भी राजनीतिक दल में बीजेपी में काम करता है और अगर भ्रष्टाचार किया है तो वह भी नहीं बचेगा। अब एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ठीक है, ये जो साहब थे जिन्होंने कहा कि मैंने तो कांग्रेस का झंडा अपने गांव में पहला थामने वाला था, लेकिन मैंने देखा कांग्रेस तो वो काम करी है। नरेंद्र मोदी भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस थी आज वो कांग्रेस नहीं है। गांधी भी यही कह के गए कि इसको डिसॉल्व करो इस कांग्रेस को, ये वो कांग्रेस नहीं है। देखिए, ये डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र में जब मतदाता बदलता है तभी सरकारें बदलती है। तो ये कोई बात नहीं है कि कल कौन कांग्रेस में था, कल कौन बीजेपी में था। नहीं, आप कह रहे हैं ना ईडी सीबीआई के दबाव में वो लोग जा रहे हैं, तो ये तो साधारण अपने ये तो समर्थक रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, ईडी का छापा पड़ा, वो नेता मिला, उसके साथ उसके समर्थक 1000 लोग मिले, आप उनको काउंट नहीं कर रहे हो। आऊंगा आपके पास, जवाब तैयार है। और जिनसे एक राउंड बात हो गई, थोड़ा दूसरों को ही मौका दें, सामने आने दे प्लीज। हाँ, बात कीजिए। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो तमाम लोग गए हैं, वो जब बड़ा नेता जाता है तो अपने साथ कुछ लोगों को ले जाता है, वो लोग। मैं ये नहीं कह रहा, मैं वो ये कह रहा हूँ कि अभी जो आप संख्या गिना रहे थे कि 8,500 लोग चले गए, 8,500 लोग वो गए हैं जिनके एक गया, अभी आपने देखा होगा, नहीं इसी बात में मैं उनसे जरा एमएलए थे, मंत्री, मैं ये पूछ भी लेता हूँ। छापा पड़ा, और गौरव मैं आपके पास आने वाला हूँ। छापा पड़ने के बाद इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि वहाँ आ रहा हूँ कि जिन पे छापा पड़ा उनके साथ कई लोग निकल लिए। 8,500 जो बता रहे हैं ये तो रिकॉर्डेड है, जो गए वो तो लाखों और करोड़ों की संख्या में कांग्रेस छोड़ चुके, क्योंकि कांग्रेस को मैंने किसी के दबाव में नहीं छोड़ी, हमारे पूरे परिवार ने, पूरे हमारे समाज ने कांग्रेस छोड़ी है, दबाव में नहीं छोड़ी। तो ये हमने कांग्रेस दबाव में नहीं छोड़ी, केवल ये देखा कि वो उन मुद्दों की तरफ नहीं जा रहे। कांग्रेस उन मुद्दों की तरफ नहीं जा रही है क्या? आप लोग कैसे? बोलिए कहाँ जा मुद्दे क्या है इनके? धर्म इनके अलावा कोई मुद्दे नहीं है। कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? कोई महंगाई की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगारी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। आप लोग करते हैं तो वो क्यों कह रहे हैं कि भटक गए हैं मुद्दों से? महंगाई और विकास के नाम पे वोटिंग होनी चाहिए, मतदान होना चाहिए, डिबेट भी महंगाई और विकास पे इन्होंने 10 साल में क्या काम किया? बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ नौकरी खा गई, 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में आ गए हमारे। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो गए, 15 लाख का है, 15 लाख खा जाए। केजरीवाल को जेल में क्यों पड़कर रखा? बोला इस्तीफा दे दो। वो एक सेकंड भाई, एक सेकंड गौरव, ये तो माहौल बड़ा धुआंधार है, ये माहौल देख के क्या लग रहा है आपको? सर, दोनों तरफ के माहौल को देख के तो यही लग रहा है कि हर कोई अपने मन में एक ही गीत गुनगुना रहा है, बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो। तो क्या पॉलिटिकल लड़ाई में इस समय केवल इस बात की होड़ है कि बस दूसरा जीत ना पाए, या ये देखा जा रहा है कि वाकई जन कल्याणकारी काम कर कौन रहा है? महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर और बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात नहीं बताती। मैं एक बहुत छोटा सा, मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के मित्रों के एक बात से सहमति रखता हूं, बेरोजगारी का, क्योंकि सारा विपक्ष अभी बेरोजगार हो गया, पूरा का पूरा विपक्ष बेरोजगार हो गया। रही जहां तक देश के विकास की बात है तो मैं एक दृश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भारत पूरी दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, वह आज दुनिया में 5वें स्थान पर आई है। पिछले 10 वर्षों में इस देश का 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकला है। इस देश की माता बहनों को 11 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर बनाकर सरकार ने दिए हैं। इस देश में 12 करोड़ किसानों को आज तो किसान सम्मान निधि मिलती है। सीधी सी बात यह है, ये लोग क्या इनको सबको नौकरी मिल गई, इनको सबको घर मिल गया, उसके बावजूद ये लोग यहाँ खड़े होकर नारे लगा रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कि मैंने इसीलिए इनको कहा कि अपनी एनर्जी बचाकर रखिए, क्योंकि आप जिस नेता के साथ में ये बड़ी एनर्जी दिखाते हैं, कब पता कौन जाने। नहीं, एक बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जिक्र कर रहे हैं
कि वो गरीबी हटाओ इस चुनाव, गरीबी हटाओ उस चुनाव, गरीबी हटाओ अगले चुनाव करते रहे, लेकिन गरीबी हटाने का काम हमने किया? इस पर भी जवाब जरा मैं लेता हूं सर। देखिए, मैं एक निवेदन कर दूं, चुनाव के अंदर कोई सा भी राजनीतिक दल जाए, वो अपनी बात रखता है कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, लेकिन सिर्फ ये नारा कि अब की बार 400 पार, ये क्या बात हुई? अरे आप बात रखिए ना, क्या करना चाहते हैं? अब की बार क्या करेंगे आप? अब तक 10 साल में आपने क्या किया? आगे आके आप क्या करेंगे? हमारा और कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात है, बीजेपी का नाम भी साफ है, कोई बात नहीं करता बीजेपी की, सिर्फ नरेंद्र मोदी। और यदि वापस सत्ता में नरेंद्र मोदी आए के मित्र को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये तो माना कि नरेंद्र मोदी है, सबसे ज्यादा विरोध करेंगे। आज तानाशाही इस तरह की है कि मोदी और अमित शाह के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लेता पूरे देश के अंदर। इस तरह की अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलेगी तो मैं समझता हूं लोकतांत्रिक ढांचा चरमरा जाएगा और एक तानाशाही पैदा हो जाएगी। नहीं तो एक बात बताइए, आज हालात खराब है। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो आदमी जो ये बताने के बजाय कि मुझे करना क्या है, अगर 400 पार का दम भर रहा है तो ये उसका कॉन्फिडेंस नहीं है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये लोगों को गुमराह कराने की बात है, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या भारत की जनता ऐसी है कि उसे गुमराह किया जा सकता है? क्या वोटर को गुमराह किया? मैं आप लोगों के पास आऊंगा तो जानूंगा, लेकिन मैं जरा जगदीश जी से भी एक बात। गुमराह किया, हाँ गुमराह किया 2014 में 15 लाख की बात करके, हाँ गुमराह किया 2014 में 2 करोड़ नौकरी देने की बात करके, हाँ गुमराह किया 2014 में। उसके बाद परमानंद जी 400 की बात करके गुमराह किया जा रहा है जनता को। अभी सर जवाब लीजिए। अभी मेरे एक साथी कह रहे हैं कि एक ही बच्चा, एक ही है नेता। मैं कहता हूं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और उस शेर के बच्चे ने ये जो आज भारत माता की जय बोल रहे हैं ना, वो उसके कारण ही बोल रहे हैं। वरना हमारे देश में 2 विधान चलते थे, वहाँ एक दूसरा झंडा चलता था, यहाँ का सैनिक भाई अपनी नौकरी नहीं कर पाता था। ये इनकी सरकार 500 रुपए देकर सैनिकों को पिटवाती थी, आज वो खुलकर अपनी नौकरी कर रहे हैं और भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये जब एक कमान होता है, जब एक कमान होती है, एक आदमी कंट्रोल करता है, एक मैसेज जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होता। इस पर मैं जगदीश जी की राय ले लूं। देखो ये बात तो सही है कि अगर एक ही व्यक्ति का कमान होती है तो उसमें कंट्रोलिंग पावर होती है, लेकिन क्या एक व्यक्ति की कमान के आधार पर हम चोर हो, कोई जो भ्रष्ट नेता हो, चोर नेता हो और कोई ऐसा नेता हो तो क्या उसको चुन ले? नहीं, आप ये बताइए, जितना कंफ्यूजन दिखाई देता है आपके यहाँ पर, कोई कैंडिडेट अनाउंस हो जाता है, वो जाता है नॉमिनेशन नहीं भरता है, नॉमिनेशन भर दिया तो फोन बंद कर लेता है, कई लोग चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, आपके गठबंधन के साथी अलग अलग राह पलापते हैं, सनातन तक के खिलाफ चीजें कहती जाती हैं जिसको आप बर्दाश्त करते हैं। इस तरीके का रायता और कंफ्यूजन आप लोगों को मंजूर है? देखो ऐसा है कि सनातन की जहां बात है तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है, और अगर कोई भी पार्टी एक ही केवल सनातन की बात करे और औरों को छोड़े तो वो भी गलत है। नहीं तो क्या कांग्रेस और उनके साथी सनातन की बात करते हैं और वाकई सनातन के हिमायती हैं? आप लोग क्या कहते हैं सर? हैं? तो इधर वाले कह रहे हैं नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं एक बात और समझना चाहता हूं जगदीश जी, ये जो आप कह रहे थे एक व्यक्ति, बाकी सब गायब हैं, आपके यहां लगता है कि इतना कंफ्यूजन है कि कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही नहीं है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली के अंदर सिस्टम ये है, नेतृत्व एक का हो सकता है, संसदीय प्रणाली में सिस्टम ये है कि जो सांसद जीत कर जाएंगे वो प्रधानमंत्री चुनेंगे, जो विधायक जीत कर जाएंगे वो मुख्यमंत्री चुनेंगे। इस तरह तो सर ये बताइए, नहीं सर एक बात बताइए, जहां पर राज्यों के चुनाव होते हैं वहां राहुल गांधी या उनके पर्यवेक्षक जाके क्यों बताते हैं ये होगा? कई बार तो हमने ये भी देखा है कि विधायक जो है रेबेल कर देते हैं, हमको ये नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? पर्यवेक्षक जाते, अभी आप एक बात कह रहे थे, अगर आपने कैंडिडेट डिक्लेयर किया वो चला गया, आपको ध्यान हो पवन सिंह नाम के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, उसने चुनाव लड़ने को मना कर दिया। आप केवल आखिर का 1 मिनट बचा है जनता के बीच में से, जल्दी से होकर आता हूं।
माइक मत पकड़िएगा, केवल अपनी बात कहिएगा, जो कह चुके हैं दूसरों को मौका दीजिएगा प्लीज। 56 इंच के प्रधानमंत्री जी मणिपुर में बेरोजगारी बताने जा रहे हैं। सर अभी इन लोगों ने बोला कि अभी मोदी को जिताएं, वजह क्या है? मोदी पेपर चोर कांग्रेस राम को लाए हैं, अब उनको लाए। पेपर लीक इंडस्ट्री जो राजस्थान में चल रही है, तो ये आपने सुना, लेकिन अभी कुछ बाकी है।